वेलकम एवरीवन। इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम जानेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट क्या होता है, उसे कैसे रीड किया जाता है और उसमें से कौन कौन सी ऐसी अंडरलाइंग चीज़ें होती हैं जो हमारे यूज़ में आती है एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए या एक अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले बैलेंस शीट होता क्या है? बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। फाइनेंशियल दस्तावेज जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कंपनी के सारे एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज, शेयर होल्डर इक्विटी के बारे में जानकारी होती है। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो कि कंपनी के रोजमर्रा के यूज में आने वाली चीजें, जैसे कि मशीनरी हो गई, प्लांट्स एंड मशीनरी हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, मैन पावर, हर वो चीज जो डेली एक कंपनी को वर्क करने के लिए उसके यूज में आता है और साथ ही उसे ग्रो करने में उसकी मदद करता है, उसे हम एसेट कहते हैं। उसी तरह लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज वो होती हैं जो कंपनी के ऊपर बर्डन होती हैं। लायबिलिटीज कंपनी के ऊपर बर्डन होती हैं। ये बर्डन लोन हो सकता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो या फिर लॉन्ग टर्म लोन हो। बोरोइंग्स हो सकती है, चाहे वो कॉरपोरेट बोरोइंग हो या फिर नॉन फाइनेंशियल बोरोइंग हो। तो ये होती हैं लायबिलिटीज। बेसिकली लायबिलिटीज वो चीजें होती है जो कंपनी को वापस रिटर्न करनी होती है, जैसे लोन्स हो गए, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, कॉर्पोरेट बोरोइंग, नॉन फाइनेंशियल बोरोइंग। ये सारी चीजें लायबिलिटीज के अंदर आती हैं। और शेयर होल्डर इक्विटीज जो होता है, एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का जो डिफरेंस, जो अमाउंट या फिर जो भी बचता है, वो कहलाता है शेयर होल्डर इक्विटी। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? बैलेंस शीट से हमें ये जानकारी मिलती है कि बीते कुछ सालों में कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है। क्या कंपनी में ग्रोथ हो रहा है या कंपनी नीचे आ रही है? क्या कंपनी में रेवेन्यू बढ़ रहा है या कंपनी का रेवेन्यू फॉल हो रहा है? कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कैसा है? कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन कैसा है? कंपनी के टैक्सेस कैसे हैं? कंपनी का रॉ मटेरियल के लिए जो उसकी इन्वेंट्री है कैसी है? ये सारी चीजें हमें बैलेंस शीट में एसेट सेक्शन, लायबिलिटी सेक्शन के अंदर में देखने को मिलती हैं। बैलेंस शीट में तीन चीजें बस होती हैं, जो तीन चीजें डिस्क्राइब होती हैं वो हैं एसेट्स, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटीज। आगे मैं आपको दिखाऊंगा बैलेंस शीट किस तरह का होता है और उनमें कहाँ कहाँ क्या चीजें होती हैं। एसेट के अंदर दो कैटेगरी होती हैं, नॉन करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट। लायबिलिटीज में भी करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज, ये सारी चीजें मैं आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए हम आगे देखते हैं कि बैलेंस शीट दिखता कैसा है और वो होता क्या है। ये एक बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा है। इस तरह का कुछ आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलता है। पहला सेक्शन होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का। इसमें हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मतलब टोटल कैपिटल जो शेयर होल्डर ने या फिर कंपनी के ओनर के द्वारा जो इसमें लगाया गया है, शेयर कैपिटल आते हैं उसके अंदर में। रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस वो अमाउंट होता है जो कंपनी उसको रिजर्व में रखे रहती है कभी भी इमरजेंसी में यूज करने के लिए।
मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स वो होते हैं जिसमें शेयर्स को प्लेज करके कंपनी ने कितना अपने पास अमाउंट रखा है वो बताता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर आती है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज वो होती हैं जिन्हें कंपनीज को एक साल के बाद, मतलब 365 डेज के बाद कंपनी को क्लियर करने होते हैं। मतलब आने वाले एक साल के बाद कंपनी को वो लायबिलिटीज क्लियर करना है। इसमें आते हैं आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर आता है आपका करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो एक साल के अंदर विद इन 1 ईयर आपको क्लियर करनी होती हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, ट्रेड पेबल्स हो, अदर करंट लायबिलिटीज हो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो। ये सारी चीजें आपको 1 ईयर के अंदर पे करनी होती हैं। एसेट सेक्शन में आता है आपका पहला नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में वो एसेट्स होते हैं जो कि करेंटली यूज में नहीं है लेकिन कंपनी के लिए वो एसेट्स हैं। जैसे कंपनी का हो सकता है एक्स्ट्रा लैंड कहीं पर हो जो वो अभी यूज नहीं कर रहा है लेकिन वो कंपनी के नाम से है, तो वो भविष्य में वो कभी उसे यूज भी कर सकता है या उसे वो एज ए एसेट रख सकता है। इसके अंदर आते हैं आपके फिक्स्ड एसेट, जिसमें पहला आता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड मशीनरी। फिर आता है आपका इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जैसे कि ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड नेम, आपका ट्रेड नेम हो गया। ये सारी चीजें जो है आपके इनटेंजिबल एसेट्स हैं। एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ इनटेंजिबल एसेट्स का। किंगफिशर, किंगफिशर जो था यूनाइटेड ब्रेवरीज का, इसका ब्रांड नेम की ही वैल्यूएशन मोर देन 5500 करोड़ थी, सिर्फ किंगफिशर ट्रेड नेम की। तो ये कंपनी का इंटेंजिबल एसेट है, इसे हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिर आपका आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो आप आने वाले एक साल के बाद इन्वेस्ट करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नॉन करेंट एसेट। इस तरह से आपके एसेट सेक्शन के अंदर आते जाते हैं। फिर आता है आपका करेंट एसेट। करेंट एसेट वो एसेट होता है जो आप अभी यूज कर रहे हैं, जैसे करेंट इन्वेस्टमेंट। सपोज आपने 10 लाख रुपीज की मशीनरी खरीदी अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सपोज आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं एक स्टील का वायर, जिसके लिए आपने एक रोनिंग मिल खरीदा 30 लाख रुपीज का। ये 30 लाख रुपीज का जो रोनिंग मिल है ये आपका करेंट एसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना इस एसेट को यूज किए आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आपका फाइनल प्रोडक्ट रेडी नहीं होगा। तो उसी तरह ये जो 30 लाख रुपीज का जो आपका रोनिंग मिल आया वो आपका करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में आपके रहते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। सपोज आपने रोनिंग मिन 30 लाख का खरीदा, आपने इंस्टॉल किया, उसके बाद आपने 20 लाख रुपीज की प्रोडक्शन करी। मतलब आपने 20 लाख रुपीज का स्टील को आपने रोल किया अपने मिल से, और आपके पास 20 लाख रुपीज का स्टील रोल आपके गोडाउन में अब स्टॉक पे सेल करने के लिए रेडी है। तो ये जो 20 लाख रुपीज का मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट जो आपके पास रेडी है वो हो जाता है आपका इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल, आपने किसी को मार्केट में माल सप्लाई किया, सामान आपने अपना बेचा, उससे आपको पैसे मिलने वाले हैं एक हफ्ते के अंदर। तो वो जो अमाउंट है जो आपको मिलने वाला है वो आपको कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हर कंपनी के पास अपना कैश और कैश रिजर्व होता है जो वो यूज करना चाहे तो यूज कर सकता है। वो आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म एडवांस जो देते हैं वो आता है आपका इस सेक्शन में यहाँ पर। अदर करेंट एसेट्स, इन चीज़ों को छोड़ के और जो करेंट एसेट्स बचते हैं वो अदर करेंट एसेट्स में यहाँ पर शो होते हैं। तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट का प्रोफार्मा, और किस तरह से बैलेंस शीट दिखता है और कैसे
इसमें क्या डेटा आते हैं और हम कैसे उसे रीड करते हैं मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं एसेट के बारे में डिटेल में। व्हाट इज एन एसेट? एन एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय कंपनी टू हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू इन फ्यूचर। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर वो चीज एसेट होती है जिससे कंपनी को आगे चलकर इकोनॉमिक फायदा हो, इकोनॉमिकल फायदा हो, इकोनॉमिकल वैल्यू जो कंपनी में ऐड करे। प्लांट एंड मशीनरी एसेट हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट हो गया, मैन पावर एसेट हो गया, रॉ मटेरियल कंपनी का एसेट हो गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट कंपनी का एसेट हो गया, कंपनी का ब्रांड नेम एसेट हो गया। देखिए, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो एक एसेट होती है। क्यों? क्योंकि बिना इस प्लांट एंड मशीनरी के आप कुछ भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और जब तक का आप कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक का आप मार्केट से वैल्यू या फिर उसका अमाउंट जो है आप फेच नहीं कर सकते या आप नहीं ले सकते। इसीलिए प्लांट एंड मशीनरी जो है वो एक एसेट होती है। उसी तरह लैंड एंड बिल्डिंग के बिना आप प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल नहीं कर सकते। यदि आपका लैंड और बिल्डिंग नहीं रहेगा तो आपका प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल नहीं होगा, और बिना प्लांट एंड मशीनरी के आप प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए लैंड एंड बिल्डिंग को भी हम एसेट के अंदर कंसिडर करते हैं, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग जो रहता है वो एक कंपनी के लिए वैल्यू प्रोवाइड करता है, कंपनी के लिए वैल्यू प्रोवाइड करता है। मैन पावर, मैन पावर इज ऑल्सो एन एसेट। मैन पावर भी एक एसेट होता है, क्योंकि बिना मैन पावर के प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बिना मैन पावर के प्रोडक्शन करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो मैन पावर भी जो है वो हमारा एक एसेट होता है। जैसे एक कंपनी है ABC लिमिटेड मान के चलिए, और एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। इसके पास 50 लेबर्स हैं और इसके पास 70 लेबर्स हैं। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी 50 टन्स की है पर डे, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी 50 टन्स की है पर डे मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल, है ना। ये स्टील प्रोड्यूस करते हैं। तो आप बताइए कौन सी कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी कम समय पे जरूरत पड़ने पर? XYZ लिमिटेड, क्योंकि उसके पास मैन पावर ज्यादा है। जरूरत पड़ने पर XYZ लिमिटेड ABC लिमिटेड से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, क्योंकि उसके पास मैन पावर ज्यादा है। तो मैन पावर भी एक एसेट होता है। रॉ मटेरियल एसेट होता है। फिनिश्ड प्रोडक्ट जो कि इन्वेंट्री में आता है, ये भी एक एसेट होता है। ब्रांड नेम, ये भी एक एसेट होता है, क्योंकि ब्रांड नेम के कारण बहुत सा सेल्स और मार्केटिंग में इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग सिर्फ एवरेस्ट के मसाले प्रीफर करते हैं, क्योंकि एवरेस्ट के जो मसाले हैं उनके ऊपर लोगों को भरोसा है। एवरेस्ट के प्रोडक्ट के ऊपर लोगों को भरोसा है, उनको उस ब्रांड के ऊपर भरोसा है, उनको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर भरोसा है। उसी प्रकार जब कोई ब्रांड प्रॉपर स्टेबल हो जाता है तो वो एक एसेट बन जाता है। तो ये रहा एसेट के बारे में। आई होप आप लोगों को एसेट के बारे में सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ रही होंगी। एसेट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट में आपके जो मैंने बताया था आपको, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मैन पावर, फिर आपका इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें आपकी टेंजिबल एसेट्स हो गई। इनटेंजिबल एसेट में होता है ब्रांड नेम, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था किंगफिशर का। तो ये होता है इनटेंजिबल एसेट। एसेट्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है करेंट एसेट, दूसरा होता है नॉन करेंट एसेट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है अभी हम समझेंगे। करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि आने वाले 1 साल के अंदर यूज होने वाले होते हैं। हर वो एसेट जो आने वाले 1 साल के अंदर
यूज होगा विद इन कमिंग नेक्स्ट ईयर, मतलब हर वो चीज, हर वो रॉ मटेरियल, हर वो मैन पावर, हर कैश एंड इन्वेंट्री जो कि आने वाले 1 ईयर के अंदर यूज होने वाले हैं, मतलब जो करेंटली यूज होंगे, उन एसेट्स को कहा जाता है करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट क्या होते हैं? नॉन करेंट एसेट वो होते हैं जो बाद में या लंबे समय के बाद में यूज होने के लिए कंपनी के पास रहते हैं। लंबे समय के बाद मतलब 1 ईयर्स या उसके बाद में। सपोज एक एग्जांपल लीजिए, एक सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसके पास 10 एकर्स लैंड है, जिसमें से 5 एकर्स पर उसने अपना प्लांट एंड मशीनरी लगाया हुआ है और रिमेनिंग 5 एकर्स जो है वो खाली रखा हुआ है। तो ये जो 5 एकड़ जिसमें प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है वो उसकी हो जाएंगी करेंट एसेट, और जो 5 एकर्स रिमेनिंग बची हैं जो वो आने वाले समय में यूज करना चाहे एक्सपेंशन के लिए या कुछ के लिए भी, वो हो जाएंगी नॉन करेंट एसेट्स। लेकिन ये सारी चीजें शो होंगी एसेट सेक्शन के अंदर। ये होता है नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। व्हाट इज लायबिलिटी? जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, लायबिलिटी एक बर्डन होता है कंपनी के ऊपर। लायबिलिटी जो होता है कंपनी का ऑब्लिगेशन होता है जो कि कंपनी को पे करना ही है आने वाले समय में। लायबिलिटी में हो सकते हैं वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो, या फिर पेमेंट ड्यू हो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलने से शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलने से लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन लिए जाते हैं, पेमेंट ड्यूज बोलने से क्रेडिट जो बचा रहता है पे करना, है ना। ये होते हैं लायबिलिटी। कभी भी कंपनी के टोटल एसेट्स जो हैं लायबिलिटी के इक्वल होने चाहिए बैलेंस शीट में। ऑलवेज एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज। बैलेंस शीट तभी सही माना जाता है जब उसके एसेट्स उसकी लायबिलिटीज के इक्वल होते हैं। शेयर होल्डर इक्विटी जो होता है एसेट माइनस लायबिलिटी का डिफरेंस होता है। सपोज कंपनी के पास 100 करोड़ का एसेट है और उसकी लायबिलिटी 25 करोड़ की है, तो शेयर होल्डर इक्विटी आपका होगा 75 करोड़। शेयर होल्डर इक्विटी एसेट माइनस लायबिलिटीज होता है। लायबिलिटी के अंदर तीन चीजें आती हैं। पहला आता है करेंट लायबिलिटी, दूसरा आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, तीसरा आता है शेयर होल्डर्स फंड। करेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो कि 1 साल के अंदर कंपनी को क्लियर करना होता है। जो कि आपके जितने भी शॉर्ट टर्म लोन्स होंगे जो कि आपको 1 ईयर के अंदर क्लियर करने हैं, वो आपके हो जाते हैं करेंट लायबिलिटीज। विद इन 1 ईयर आपको क्लियर करना ही है, चाहे वो आपके फाइनेंशियल बोरोइंग हो या फिर आपके नॉन फाइनेंशियल बोरोइंग हो। जो भी आपके बोरोइंग्स हैं जो आपको 1 ईयर के अंदर क्लियर करने हैं, वो होते हैं करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होते हैं जिन्हें आपको 1 साल के अंदर सेटल नहीं करना रहता है। मतलब आपके पास उन लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए 1 ईयर से ज़्यादा समय है। मतलब आप 1.5 साल का यदि आपका कोई लोन है 1.5 ईयर्स का, तो वो आपका हो गया नॉन करेंट लायबिलिटीज। यदि आपके पास कोई 5 ईयर्स का टर्म लोन चल रहा है तो वो आपका हो जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। हर वो लोन या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या फाइनेंशियल बोरोइंग जो आपको 1 साल के बाद क्लियर करनी है, वो कहलाती हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज, जो आपको 1 साल के बाद क्लियर करनी है। तो ये रहा एसेट्स, लायबिलिटीज और बैलेंस शीट के बारे में। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरली समझ आई होगी कि बैलेंस शीट में क्या क्या सेक्शंस होते हैं
उन्हें किस तरह से रीड किया जाता है, किस सेक्शन में क्या चीज़ें आती हैं, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज़, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में फंडामेंटल एनालिसिस के और भी अगले टॉपिक्स के साथ, जो हमें आगे चल के काम आएंगे प्रॉपरली एनालाइज करने में स्टॉक्स को और उनके वैल्यूएशन निकालने में, ताकि हम प्रॉपर इन्वेस्टिंग कर सकें। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर।